तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना। मैं ना फ़िल्मों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। आप सोचोगे ना, और अपनी अपनी ज़िंदगी को वैसा बनाना चाहती हूँ। मतलब जो फ़िल्मों में दिखाते हैं वो रियल तो होता नहीं है, पर वो भी बुक से उठाते हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं बुक्स पढूँ तो उसको मैं रियल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करूँ, सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ दूँ। तो इस पर्पज़ से पढ़ रही हूँ। हिम्मत देना भगवान जी, हरे कृष्णा। आई नो जब हम रियल लाइफ़ में करते हैं ना तो पता चलता है कि सच में ऐसा कुछ होता भी कि नहीं। सबसे पहले लिखा है कि एचआरएम कॉन्सेप्ट इन एवरीडे रियलिटी। सबसे पहले था सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, जो कल भी समझाया था। मतलब क्या होता है कि आपकी वर्क प्लेस, लाइक आपका ऑफिस, आपका कॉलेज, आपका घर। घर आपका वर्क प्लेस है, आज के टाइम में है। क्योंकि हम लैपटॉप पे, मोबाइल फ़ोन पे बहुत काम करते हैं, इसीलिए उसके साथ आपकी वैल्यूज़ जुड़ी हुई हैं, उसके साथ आपका बिलीव जुड़ा हुआ है, उसके साथ आपकी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई हैं। हाउ वी व्यू विथ अथॉरिटी एंड रिस्पेक्ट सोशल स्टेटस। तो हम अपनी अथॉरिटी को कैसे देखें और रिस्पेक्ट देखें, मतलब हमें रिस्पेक्ट मिल रही है जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। ये चीज़ें ना, पता है क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। हम इस हम सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट हो, हमें अथॉरिटी मिले, हमारे कल्चर को जानने, हमारा सोशल स्टेटस बने। और मोबिलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि चेंजेस भी हम अडॉप्ट करें। और यूनियन के रूल्स, जो हमारी यूनियन है, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के रूल्स को समझे। रूल्स नहीं, सॉरी, रोल्स है। क्या क्या रोल है समझ में आ गया। पॉइंट पॉइंट को ज़रा ध्यान से नोट कीजिएगा। जब हम कहीं भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी वर्क प्लेस हो या हमारा घर हो या ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, वहाँ पे हमें अथॉरिटी चाहिए होती है, हमें रिस्पेक्ट चाहिए होती है, हमें स्टेटस चाहिए होता है, यूनियन का रोल चाहिए होता है। दी शेप हाउ पीपल आर ट्रीटेड, हु लीड्स एंड व्हाट इज़ वैल्यू। इससे पता क्या लगता है, जब हम बाहर काम करते हैं, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट की बात आ रही है ना। सोशल में क्या होता है, सोसाइटी में क्या होता है कि पीपल को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब हम कहीं भी काम करते हैं ना, वहाँ पे ट्रीटेड पहले देखा जाता है, बिहेवियर देखा जाता है, बोल कैसे रही हैं, हमारे से बात कैसे कर रहे हैं। क्योंकि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुन रहे हैं, पर वहाँ पे बात अच्छे से कर नहीं रहे, है ना। तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा मन नहीं करेगा जाने का। पहली बात, इसको रिलेट करते ज़रा, आपके साथ उसके बिलीव जुड़े हैं, वैल्यू जुड़ी है, एथिक्स जुड़े हैं। हु लीड्स एंड व्हाट इज़ वैल्यूड। इसमें लिखा है द शेप हाउ पीपल आर ट्रीटेड, हु लीड्स एंड व्हाट इज़ वैल्यूड। इसका मतलब है जो लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है। ये सब कुछ मतलब उसके बिहेवियर में आता है। मतलब कि उसकी वैल्यू क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस सोसाइटी में, उस कल्चर में जहाँ पे वो लीड कर रहा है। एग्जाम्पल भी दे दी, जैसे कि कई कम्युनिटीज़ क्या होती है। कम्युनिटीज़ पता है आपको क्या होती है। कम्युनिटीज़ का मतलब होता है थोड़े थोड़े लोगों की बनी हुई सोसाइटी सी, ग्रुप कह सकते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं। एज इज़ ऑनर्ड, एज इज़ ऑनर। ऑनर मतलब एज का बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, या कोई भी हमारे से बड़ा कोलीग है, कोलीग्स नहीं, ऑफिसर्स ही बोलेंगे। एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड एंड सेल्डम चैलेंज्ड। सेल्डम चैलेंज्ड का मतलब क्या होता है, मैं बताती हूँ। एचआर मैनेजर हैव टू अडॉप्ट नहीं, अडेप्ट करना डिसिप्लिनरी पॉलिसीज, फॉर इंस्टेंस बीइंग केयरफुल व्हेन एड्रेसिंग मिस्टेक बाय ओल्डर एम्प्लॉयज़। इस लाइन को ध्यान से समझो कि कई बार ना एचआर मैनेजर जो होते हैं, उनको अपनी पॉलिसीज़ ऐसे अडेप्ट करवानी चाहिए, वो डिसिप्लिन पॉलिसी हो, पहली बात। ताकि कोई गलती भी होती है ओल्डर एम्प्लॉय से, पुराने एम्प्लॉय से। A one Reddit example from the Ghana port set. A young human resource manager with the difficulties of disciplining older subordinate. यंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, मान लीजिए मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हूँ, विद द डिफ़िकल्टीज ऑफ डिसिप्लिनिंग ओल्डर सबॉर्डिनेट्स। इस लाइन को समझो कि मान लीजिए अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है और मैं एचआर मैनेजर हूँ, तो मेरे जो पुराने काम कर रहे हैं उनके साथ किस चीज़ की डिफ़िकल्टीज आती है, डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना पहला पॉइंट आ गया इसके अंदर।
इसको ऊपर वाले से रिलेट करेंगे, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ हमारे वैल्यूज़ जुड़ रहे हैं, हमारे बिलीव्स जुड़ रहे हैं, सोशल स्टेटस हमारा क्या है, यूनियन रूल्स क्या है, सब कुछ। ये थोड़ा मिक्स सा हो गया ना, इसको मैं कैसे समझाऊंगी लाइक सिंपल वे में। आप कॉलेज में काम करने जा रहे हो, वहाँ पे आप एचआर मैनेजर हो, अभी अभी ज्वाइन किया है। आपके जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, सबसे पहले डिफ़िकल्टी ये है कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा, उसको मेंटेन करना। वहाँ पे क्या होता है कि हमारे से पहले जो काम कर रहे होते हैं, हमारे एल्डर्स, बड़े एम्प्लॉयज़, उनको ऑनर करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करूँ कि हमें या जो भी दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनका स्टेटस क्या है, उनको स्टेटस अच्छा मिल रहा है, उनकी स्टेटस की वैल्यू हो रही है, उनका बिलीव कैसा है, क्या सोच के काम कर रहे हैं, क्या वो खुश हैं, अथॉरिटी अच्छी मिल रही है उनको, सेटिस्फाइड है। यूनियन रोल, यूनियन का रोल क्या है, जो उसके साथ काम कर रही है उसका रोल भी, और वो जो जिसमें वो काम कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि वर्क प्लेस नाउ फोकस मोर ऑन मेंटल हेल्थ, इंक्लूसिविटी एंड पर्पस, शो हाउ सोशल एटीट्यूड शेप एचआर पॉलिसीज़। इसको बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान से समझना है कि अब सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनना चाहिए, और मैं कहती हूँ सभी कॉलेजेस में, सभी स्कूल में इसको पढ़ाना भी चाहिए। इंक्लूसिविटी क्या होता है? अंदर तक काम करना, इंक्लूड होना, एंड पर्पस, कि आप काम तो कर रहे हो, सभी काम कर रहे हैं, पर आपका पर्पस कई बार कुछ और होता है। ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमें दिन रात लग के पर्पस से काम करना पड़ता है। शोइंग हाउ द सोशल एटीट्यूड शेप एचआर पॉलिसीज़। अपने आप एचआर पॉलिसीज़ बनती जाती हैं। जब आप किसी भी वर्क प्लेस पे काम करते हो, आप पर्पस से काम करो, आपका सोशल एटीट्यूड देखा जाता है, उससे आपकी एचआर पॉलिसीज़ बनती जाती हैं, शेप होती जाती हैं, उनको रास्ता मिलता जाता है। समझ आ गया होगा। पहले मैंने बात की थी मीनिंग क्या होता है, फिर मैंने बताया उसमें क्या क्या चाहिए होता है, एग्जाम्पल से बताया। अभी छोटी सी एग्जाम्पल जो कि अभी तक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, स्ट्रैटेजी, कल्चर एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जब हम अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी कॉलेज है आज के टाइम में, कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही लगता है ना, थोड़ा थोड़ा सा, वैसे होता तो नहीं है। ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट, सॉरी, कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन वैसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन कहते हैं फैक्टर क्या होता है, उसमें स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, कल्चर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। स्ट्रैटेजी मतलब क्या हो गया, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं, अभी तक आप पढ़ के ही आ रहे हो। जो भी काम करो, स्ट्रैटेजी बना के काम करो, टाइम टेबल बनाना है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग करो। क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे, बिना टाइम टेबल के, बिना शेड्यूल के, बिना वर्क के, बिना हार्ड वर्क के, बिना डिसिप्लिन के, ये सब पार्ट्स क्या मैं जो बोलती जा रही हूँ ना, ये स्ट्रैटेजीज़ के पार्ट है। स्ट्रैटेजी होता है एक एक कदम उठाते जाना। ऑर्गेनाइजेशन एक कह सकते हैं, मान लीजिए कि हमने अपनी कोई रणनीति तैयार करनी है, स्ट्रैटेजी को हम हिंदी में बोल सकते हैं रणनीति तैयार करना, बड़े बड़े डिसीजंस लेना। बिल्कुल सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है दैट व्हाट द कंपनी एम्स टू डू। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन बताई थी इसी में कि ऐसे ऐसे करके होता है, समझ आ रहा है शुरू शुरू में। फिर मैंने उसकी डेफिनेशन बता दी इसमें देख के कि बिग डिसीजंस लेने, बड़े बड़े फैसले लेने, मेरे को बोलना नहीं आ रहा था, अब मैंने यहाँ से देख के बता दिया। व्हाट द कंपनी एम्स टू डू, मतलब एम का मतलब पर्पस ही आ गया, उसके अंदर उसकी कंपनी के क्या गोल है, प्रॉफिट्स, प्रमोशन, ग्रोथ, इंसेंटिव्स। ये तो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट मेन ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है प्रॉफिट्स हो गया, ग्रोथ हो गया, स्टेटस हो गया। इफ़ द गोल इज़ इनोवेशन, यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया, मान लेते हैं लाइक आज के टाइम में तो इनोवेशन है, बिजनेस कर रहे हैं, इनोवेशन के बिना नहीं चल सकता, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बिना नहीं चल सकती।
कोई स्टार्टअप करना आइडियाज़ इनोवेशन के बिना नहीं चल सकती। सो HR हायर क्रिएटिव थिंकर समझ रहे हो? मेरी तरह बोल सकते हैं, मुझे क्रिएटिव थिंकिंग करना अच्छा लगता है, क्रिटिकल थिंकिंग करना अच्छा लगता है, एनालाइजेशन बढ़िया अच्छा लगता है। पर मेरी क्रिएटिव ना दूसरी चीज़ों में आती है, लाइक डांस म्यूज़िक में आती है। इसमें हमें क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, लाइक बिजनेस के आइडियाज़ हो गया, इनोवेशन हो गया, न्यू न्यू थिंकिंग सोचना। जो हम सोच रहे हैं वो तो सब सोच रहे हैं, पर न्यू चीज़ सोचना, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे जा सके। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैंने स्ट्रैटेजी का मीनिंग बताया था। मैंने स्ट्रैटेजी का मीनिंग ये बताया था कि लाइक कोई रणनीति बनाना, सोचना, टाइम टेबल बनाना, शेड्यूल बनाना, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे बढ़ेंगे, ग्रोथ कैसे होगी। मैंने उसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया कि डिसीजंस लेना। मान लीजिए गोल क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नया नया सोचना, जो हम नॉर्मल सोच रहे हैं उससे अलावा और बिल्कुल डिफरेंट सोचना, यूनिक सोचना, ताकि हमारी कंपनी ग्रोथ कर सके। बाकी भी कर रही हैं, बाकी भी वही सोच रही हैं, पर हम कुछ नया सोचें। नया का मतलब क्या होता है, क्या नया? नया का मतलब होता है जो किसी ने कभी ना किया था, ना कभी सोचा था, पर सही सोचना। ठीक है। इफ़ द रिलायबिलिटी HR फोकस इज ऑन द स्टेबिलिटी एंड ट्रेनिंग। मुझे ये चीज़ बोलनी है कि रिलायबिलिटी क्या होता है। रिलायबल वर्ड बहुत बारी सुनने को मिलता है, इसके अंदर ही है। रिलायबल होता है ठीक ठीक, फोकस ऑन द स्टेबिलिटी एंड ट्रेनिंग। बहुत अच्छी बात है। लास्ट में इन्होंने यही बता दिया कि स्ट्रैटेजी में एक लाइन लिख रहे हैं HR की स्टेबिलिटी और उसकी ट्रेनिंग। मैंने दोबारा से फिर इसको बता देना है, इसका मीनिंग क्या है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना, डिसीजंस लेने बड़े बड़े। आपका अगर गोल कोई भी है, आपने गोल लेके चलना है। मान लीजिए इनोवेशन गोल है, तो इनोवेशन गोल है तो आपने अपने आपने मैं इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ, आपने इनोवेशन करनी है। आपने कोई बिजनेस में आइडियाज़ खड़े करने हैं, सॉरी बिजनेस में आइडियाज़ बना के कोई प्रोडक्ट तैयार करना है, कोई बिजनेस खड़ा करना है, उसमें इनोवेशन लगती है। दिमाग को खोलना पड़ता है, नेगेटिव थॉट से नहीं, सिर्फ पॉजिटिव थॉट से, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों से और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से। जो सबने सोचा वो नहीं सोचना। दिस इज़ कॉल्ड द क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है। उसके बाद जब हम काम करने लग जाएंगे तो स्टेबिलिटी मेंटेन करना और ट्रेनिंग देते रहना साथ साथ। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया, मुझे तो आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम कल्चर के बारे में। कल्चर क्या होता है, कितनी बार बता दिया मैंने, मैं अपने आप बता दूँ एक बारी। कल्चर, मान लीजिए मैं बाहर किसी और सिटी में जाके काम कर रही हूँ, वहाँ का कल्चर क्या है कि वहाँ पे ना भाई सुबह जल्दी आना होता है, ताकि पहले कोई मतलब कुछ रिचुअल्स करने होते हैं। मेरा कल्चर क्या था कि पहले 9 से 9 से वो था। कल्चर में ना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नहीं आते। कल्चर में आता है कंपनी की पर्सनालिटी। स्टार्टिंग में बोला है इस लाइन के अकॉर्डिंगली। मुझे कल्चर का मीनिंग अभी बोलना नहीं आ रहा, मैं यहाँ से देख के बोल रही हूँ। कंपनी की पर्सनालिटी क्या है, क्या लोग